नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम अर्ली मॉर्निंग जो है वो हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आते हैं और उसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। कल का टॉपिक जो है वो कोल्ड चेन था, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। और शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसके अंदर जो है वो हार्ट फेलियर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और हार्ट फेलियर में इतना बच्चों को कंफ्यूजन होता है जिसकी कोई हद नहीं है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या सिम्टम्स आते हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जो है वो क्या सिम्टम्स आते हैं, बच्चे उसको रटते रहते हैं और आगे जो है वो घसीटते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी क्लास में जो है वो रटने का सिस्टम नहीं है। कल की क्लास जो है वो भी इंपॉर्टेंट थी, आज की क्लास जो है बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है हार्ट फेलियर। इसमें अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे इन द सेंस इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, देन हमारे पास में जो है वो हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो है वो किस तरीके से होगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर किस तरीके से होगा, राइट साइडेड में जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सारी चीजें। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होगा, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर जो है वो क्या होगा, एक्यूट हार्ट फेलियर क्या होगा, क्रोनिक हार्ट फेलियर जो है वो क्या होगा। यानी कि हर एक लाइन से जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि बच्चों को जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन है ये रहता है इसके अंदर। लेकिन दोस्तों ये चीज मैं आपको चैलेंज के साथ करके कह सकता हूं कि आज के बाद में इस क्लास से रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और ध्यान से जो है वो क्लास को लीजिए। क्लास थोड़ी सी जो है लंबी हो सकती है लेकिन क्लास के अंदर जो है मजा बड़ा आने वाला है, ये मैं आपको कह सकता हूं। कल की बोरिंग क्लास का सारा मजा जो है वो यहाँ पे हम जो है वो ले लेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके जो है वो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है हर दिन एक टॉपिक फिनिश करके जो है उस पूरे दिन का जो है वो यूज में लेंगे। अगर एक दिन के अंदर आपने एक टॉपिक कर लिया है तो 365 दिन के अंदर 365 टॉपिक कंप्लीट होंगे। और मुझे नहीं लगता कि 365 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो आपसे बच पाएगा। शुरुआत करते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए और आगे बढ़ते हैं। पूरी क्लास को जो है वो बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर करके जो है वो इसको फिनिश करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम दोस्तों इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास में। इंट्रोडक्शन में क्या हो गया दोस्तों, इंट्रोडक्शन दैट इज हार्ट फेलियर। हार्ट मतलब हमारे पास में हार्ट हो गया, फेलियर मिलता अनेबल टू वर्क। कोई भी चीज जो है वो फेल, कहते हैं ना ये तो फेल हो गया, मतलब कोई भी पर्सन जो काम करने के लिए गया, एग्जाम देने के लिए गया, वो एग्जाम उससे क्लियर नहीं हुआ तो वो एग्जाम में फेल हो गया। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में हार्ट फेलियर जो है वो क्या होता है कि हार्ट अपना काम करने में जो है वो फंक्शनल नहीं होता या अपने काम करने में जो है वो अनेबल हो जाता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों हार्ट फेलियर। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी जो है वो जाना था। तो हार्ट फेलियर बोल दो या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दो, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मत बोल देना। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ऑलरेडी जो है हमारे पास में 3 दिन पहले जो है वो फिनिश हो चुकी है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है जन्मजात अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स आती है उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। और ये हो गया हमारे पास में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये चीज आना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जो है वो आता है। तो हार्ट फेलियर इज आल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इट इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन इन द विच हार्ट इज अनेबल टू, क्या होता है, हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू मीट बॉडीज नीड। सिंपल डेफिनेशन होगी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हम कहें हार्ट फेलियर जो है वो कंडीशन आती है जिसके अंदर हार्ट जो है वो पंप करने में जो है वो अनेबल हो जाता है। यानी कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने में जो है वो अनेबल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जितना न्यूट्रिशन या जितना ब्लड जो है हमारी बॉडी को चाहिए उतना जो है वो नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए हार्ट पंप कर रहा है और मेरी बॉडी को जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो 5 लीटर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना चाहिए। नॉर्मली यही होता है, ठीक है ना। जैसे 72 हार्ट बीट्स है और हमारे पास में जो है वो 70 ml जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो 1 मिनट के अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर देता है। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, चाहे वाल की प्रॉब्लम की वजह से या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी तरीके से जो है वो हार्ट 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप करने में अनेबल हो जाता है, यानी कि उतना ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हार्ट फेलियर या फिर हम कहेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, दिस लीड्स टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स अब इसकी वजह से क्या होगा, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई होगी एंड न्यूट्रिशन सप्लाई होगी किसके अंदर, टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, इनएडिक्वेट सप्लाई टू द टिश्यू
causing symptoms like shortness of breath, fatigue and fluid retention। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी, यानी कि जब हार्ट सही तरीके से पंप नहीं करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, उसकी वजह से हमारे पास में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, फटिग होगा एंड फ्लूइड जो है वो रिटेंशन होगा। क्लियर। हार्ट का काम क्या है, बेसिकली जो है वो पंप करना, तो अगर वो सही तरीके से पंप नहीं करेगा तो ये सारी चीजें जो है वो आएगी। उसके बाद आता हमारे पास में टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, और दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में आज की क्लास के अंदर यही होने वाला है, और वैसे भी हार्ट फेलियर के अंदर जो है वो एग्जाम के अंदर टाइप इसके सबसे ज्यादा जो है वो पूछे थे। तो वन बाय वन करके हम जो पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे दोस्तों बेस्ड ऑन साइड ऑफ द हार्ट अफेक्टेड, यानी कि हार्ट की जो है वो कौन सी साइड अफेक्ट हो रही है उसके आधार पे पढ़ेंगे। तो बेस्ड ऑन साइड ऑफ द हार्ट के आधार पे जो है वो हार्ट फेलियर दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर। नाम से पता था लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इन द सेंस कि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास में अफेक्ट होगा, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर क्या होगा, राइट साइड वाला पोर्शन जो है वो अफेक्टेड होगा। आपने जो है वो हार्ट के अंदर देखा होगा, ठीक है, हार्ट के अंदर हमारे पास में जो है वो चार चेंबर जो है वो होते हैं। कौन कौन से हो गया, एक लेफ्ट साइडेड होता है, एक राइट साइडेड होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको जो बताऊं, ये जिस तरीके से हमारे पास में आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल हार्ट है। अब नॉर्मल हार्ट के अंदर देखो, ऊपर वाली जो है इमेज के अंदर देखो, ये हमारे पास में इस तरीके से बीच में पोर्शन हो गया, ये हमारे पास में है दोस्तों राइट साइडेड, और ये हमारे पास में दोस्तों लेफ्ट साइडेड। ये हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हमारे पास में जो है वो राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल राइट साइडेड में है, तो ये बीच में अगर हम बीच में जो है वो एरो लगा दें, ठीक है, बीच में जो एरो लगा दें तो जो हमारे पास में राइट साइड में बचा ये हो गया राइट साइडेड, और जो लेफ्ट में बचा ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये पोर्शन हो गया हमारे पास में लेफ्ट साइडेड। तो अगर इधर की साइड में हार्ट फेलियर होगा उसको हम कहेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, और अगर इधर की साइड में हार्ट फेलियर होगा राइट साइड में उसको हम बोलेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में बेस्ड ऑन साइड ऑफ द हार्ट, कौन सी साइड से जो है वो अफेक्टेड है। उसके बाद हम बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के आधार पर भी पढ़ेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्शन के आधार पर भी जो है वो पढ़ेंगे, वन बाय वन करके लेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। तो पहला आ गया हमारे पास में दोस्तों लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, जो कि सबसे ज्यादा जो है वो मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर सबसे ज्यादा जो है वो मोस्ट कॉमन होता है। ये हमारे पास में जो है वो चार चैम्बर आ गए, ये हमारे पास में जो है वो चार चैम्बर आ गए। अगर हम इसको डिवाइड करें, ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियम, ये हो गया हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो पोर्शन आ गया, अगर मैं बीच में से एक लाइन खींचूं, ठीक है, तो अगर इस साइड में प्रॉब्लम आ गई राइट साइडेड में, वो आ गया राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आ गई उसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब देखो इसके साइन सिम्टम्स से एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं उनको, उन क्वेश्चन का हम रेशनल भी देंगे कि ये जो है वो क्यों होता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी कि किस साइड में होगा, ये कौन किसका अफेक्ट होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अफेक्ट होगा, और बेसिकली जो है हमारे पास में वेंट्रिकल ही अफेक्ट होता है बेसिकली हार्ट फेलियर के अंदर। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। अकर्स व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल इज वीक, मैंने बताया था ना कि वेंट्रिकल ही जो है वो सबसे ज्यादा रोल जो है वो प्ले करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज वीक एंड कैन नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली टू द बॉडी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो पंप जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा या इफेक्टिवली जो है वो पंप नहीं कर पाएगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इसकी वजह से क्या होगा, कोजेज फ्लूइड बिल्डअप इन द लंग्स। अब इसकी वजह से देखो यहां पे ब्लड कहां से आ रहा है दोस्तों, यहां पे ब्लड आ रहा है दोस्तों पल्मोनरी वेन के द्वारा। लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा आता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है ब्लड आएगा। अब अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल सही तरीके से काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सारा का सारा फ्लूइड जो हो बैक साइड में भर जाएगा, यानी कि लंग अफेक्टेड होंगे। और ये चीज याद रखना दोस्तों, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो कहां पे पड़ा रहता है, लंग्स में पड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल तो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो पंप नहीं करा तो सारा का सारा ब्लड जो है वो कहां पड़ा है, लंग्स के अंदर। तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आती है, वो आती है हमारे पास में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ध्यान रखना, जैसे शॉर्ट
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फ्रोथी स्पुटम, ये सारी चीजें जो है वो हमें किसमें देखने की मिलेगी दोस्तों, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सामने आएगी, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो हमारे पास में एडिमा वगैरह, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, क्योंकि वहां से राइट साइडेड में अगर राइट वेंट्रिकल फेल हो गया तो उसकी वजह से फ्लूइड कहां पड़ा रहेगा, सुपीरियर वेना के हवा में, इंफीरियर वेना के हवा में। तो एडिमा, असाइटिस, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ये किस में देखने को मिलेगा, राइट साइडेड हार्ट फेल में। किसी चीज को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो समझना है। क्लियर है? तो अब देखो कोजेज क्या हो जाएगा, फ्लूइड बिल्डअप इन द लंग्स, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी कंजेशन एंड एडिमा जो है वो देखने को मिलेगा। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पहला आ गया हमारे पास में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड डिस्निया, डिस्निया जो है वो देखने को मिलेगा। देन उसके बाद कफ विथ पिंक, यानी कि कफ जो है उसमें थोड़ा सा जो है पिंकिश होगा, पिंकिश इन द सेंस कि उसके अंदर जो है हमारे पास में जो है वो आरबीसी जो है वो में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास में फ्रोथी स्पुटम। फ्रोथी स्पुटम क्या होता है, जैसे कई बार जैसे मैं बोल रहा हूं, काफी देर से बोल रहा हूं, तो अगर मैं जो है वो स्पुटम निकालूंगा तो उसके अंदर छोटे छोटे जो है बबल्स देखने को मिलेंगे, वो आता है हमारे पास में फ्रोथी स्पुटम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे हम एक तो होता है हम स्पुटम निकालेंगे तो बिल्कुल जो है वो थिक होता है उस तरीके से, लेकिन अगर उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे बबल्स से देखने को मिलेंगे उनको बोलेंगे फ्रोथी स्पुटम। एंड फटिग देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस नहीं आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से जो है फटिग देखने को मिलेगा, क्योंकि टिश्यू के अंदर जो है वो ऑक्सीजन नहीं जा रहा। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कब जाता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं कर रहा है तो वहां पे जो है फटिग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रैपिड ब्रीदिंग, ठीक है, टैकीपीनिया, टैकीपीनिया होता है हमारे पास में रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज होते हैं, रैपिड ब्रीदिंग उसको बोलेंगे, तो ये सिम्टम जो है वो देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के भी जो है वो टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब ये चीज जो है वो हमारे पास में समझने की सबसे ज्यादा जो है वो जरूरत होती है, और यहां पे बच्चे सबसे ज्यादा जो है वो कंफ्यूज होते हैं। कोई बात नहीं, पहला आ गया हमारे पास में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। देखो दो चीजें बता रहा हूं मैं, ठीक है, हार्ट फेलियर तो आपको समझ में आ गया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, फिर इजेक्शन फ्रैक्शन को हम लेंगे, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा बच्चों की क्वेश्चन यहीं से जो है वो रॉन्ग होते हैं। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इन द सेंस, एक होता है सिस्टोल, अब देखो सिस्टोल बोल दूं या कॉन्ट्रैक्शन बोल दूं या डीपोलराइजेशन बोल दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन एंड डीपोलराइजेशन, ये तीनों एक ही चीज है। हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, सिस्टोल बोल दो या डीपोलराइजेशन बोल दो, याद हो गया। सेकंड इसका अपोजिट होता है रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन और डायस्टोल। डायस्टोल मतलब फैलना और सिस्टोल मतलब सिकुड़ना। यहां तक चीज समझ में आ गई, तीन तीन अलग अलग वर्ड बता दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सिस्टोल, डायस्टोल, ठीक, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, क्लियर। देन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तीनों चीज क्लियर होगी, वेरी गुड। अब उसके बाद आता है जैसे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इन द सेंस कि हार्ट सही तरीके से काम ही नहीं कर पा रहा, उसकी वॉल जो है वो कमजोर हो गई है, उसके मायोकार्डियल में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से, जैसे मान लो हार्ट जो है यूं कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये हो गया सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, यानी कि सही तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है। अब देखो हार्ट फेलियर इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। अब देखो हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, ये तो आपने सिस्टोलिक डायस्टोलिक समझ लिया, हार्ट फेलियर आपको पता ही है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन हम जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, और इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत सारे बच्चों को जो है पता ही नहीं है, कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन और कम हो गया, तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझो। और हार्ट फेलियर इजेक्शन फ्रैक्शन पे ही डिपेंड होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा तो ही हम कहते हैं कि इसको जो है वो हार्ट फेलियर है, बाकी कैसे जो है उसको आइडेंटिफाई या डिक्लेयर आप नहीं कर सकते। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा तभी जो हम कहते हैं कि हार्ट जो है वो फेलियर हो गया। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन की वैसे तो मैंने कार्डियोलॉजी में बहुत अच्छी डेफिनेशन बता रखी है, लेकिन यहां पे मैं बताता हूं, परसेंटेज ऑफ ब्लड, ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो है वो परसेंटेज ऑफ ब्लड क्या कहलाता है दोस्तों, इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है। अब आप लोग कहोगे कि सर वो तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रोक वॉल्यूम और इजेक्शन फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। ये हमारे पास में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये मेरा हाथ जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल फैला, देन उसके बाद में जो है उसने कॉन्ट्रैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्शन किया तो कितना ml ब्लड बाहर निकाला, फिर से रिपीट करूं,
कितना ml ब्लड बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितना ml ब्लड बाहर निकाला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये होता है बेसिकली हमारे पास, इधर लिख देता हूं क्योंकि वो इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। कितना ml ब्लड जो है वो निकाला, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है दोस्तों, 70 ml होती है, राइट। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्शन किया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो कितना ब्लड जो हो बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। लेकिन उसके बाद में आता है कि पूरा का पूरा ब्लड तो नहीं निकाल पाता, तो जैसे हमारे पास में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे जैसे रिलैक्स हुआ, तो रिलैक्स हुआ तो वो वेंट्रिकल पूरा भरा, पूरा वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल पूरा रिलैक्स हो गया, पूरा डायस्टोल हो गया, तो उसके अंदर कितना ml ब्लड है, तो उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड मतलब पूरा एंड, डायस्टोलिक मतलब पूरा फैल गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब पूरा वेंट्रिकल पूरा फैल गया, उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली जो है 120 ml आता है। अब देखो समझो आराम से, पूरी चीज क्लियर करूंगा। पूरा एंड डायस्टोलिक, लेफ्ट वेंट्रिकल में धीरे धीरे ब्लड आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होके यहां तक भर गया। अब यहां तक इसके अंदर कितना ब्लड है, 120 ml ब्लड है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना आता है, 120 ml। ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आ गया हमारे पास में 120 ml। अब उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कितना ml ब्लड बाहर निकाला, दैट इज कॉल्ड 70 ml, राइट, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना बच गया हमारे पास में, रेसिडुअल वॉल्यूम बच गया हमारे पास में 50 ml। 120 में से 70 निकाल दो, वो हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया 120 ml माइनस 70, दैट इज कॉल्ड 50 ml। यानी कि वो ब्लड तो हमारे पास में जो हो वेंट्रिकल के अंदर रहेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा पीछे की जाएगा, सारी चीज बाहर निकाल देंगे, नहीं ना, उसके अंदर भी जो है वो बचा हुआ रहेगा, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास में, जैसे कॉन्ट्रैक्शन किया जितना ml ब्लड बाहर निकाला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक। दोनों चीज क्लियर हो गए। अब इजेक्शन फ्रैक्शन होता है परसेंटेज ऑफ ब्लड, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था, कितना कॉन्ट्रैक्शन किया, कितना ब्लड बाहर निकाला, उसको हम बोलते हैं, वो उसको अगर हम परसेंटेज में काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास में, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया दोस्तों, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो गया, यहां पे देखो इजेक्शन फ्रैक्शन इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है हमारे पास में, 70 ml। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है दोस्तों, 120 ml। यही तो मैंने बताया था। तो यहां पे हमारे पास में सीधा सीधा आ गया इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ ब्लड, कितना 120 ml में कितना परसेंटेज ब्लड बाहर निकाले, उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो जैसे इसी का निकाले तो ये 70 ml और ये हो गया 120 ml, दैट इज कॉल्ड 58%, ठीक है। अगर 70 ml ब्लड ही बाहर निकालता, अगर 60 ml निकालता तो 50% आ जाता इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। यहां पे 60 आ जाता, 60 बाई 120 दैट इज कॉल्ड 50%। तो कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड बाहर निकाला, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ये देखो स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट, देन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 70 ml में से जो है वो डिवाइड किया 120, दैट इज कॉल्ड 58%। तो इजेक्शन फ्रैक्शन कितना दोस्तों, 58% है। समझ में आ गया, परसेंटेज ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 55 से लेके 70%। जैसे हमारे पास में ये हो गया हमारे पास में 70 ml और ये हो गया हमारे पास में 120 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो इसका हम निकालेंगे तो 58% जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन निकल के आ गया। इन द सेंस नॉर्मल हमारे पास में हो गया 55 से लेके 70% ब्लड आता है, वो होता है वो दोस्तों हमारे पास में नॉर्मल। इससे कम हो जाएगा तो उसके बाद डिग्री आएगी। इजेक्शन फ्रैक्शन में भी हमारे पास में हार्ट फेलियर की फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री जो है वो कैटेगराइज आता है, ठीक है। तो ये चीज उसको भी हम अलग क्लास के अंदर जो है वो लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ब्लड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों इजेक्शन फ्रैक्शन। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml है, कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। आई थिंक अब क्लियर हो गया, अब आप कभी भी जो है वो नहीं बोलोगे। देन आगे बढ़ते हैं, द लेफ्ट वेंट्रिकल लॉसेस देयर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली। अब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर पढ़ रहे हैं, उसमें हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास में क्या होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो प्रॉपर ब्लड बाहर नहीं निकालेगा, ज्यादा ब्लड बाहर नहीं निकालेगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम आ जाएगा, ठीक है। और ये हार्ट फेलियर जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन के द्वारा ही जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन इज लेस देन 40%।
इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से जो है वो कम हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। और ये सिस्टोलिक की वजह से हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, दैट इज कॉल्ड। और नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना दोस्तों होता है दोस्तों, 55 to 70% होता है, परसेंटेज में, ml में नहीं है, ठीक है। ब्लड इज नॉट एडिक्वेटली पंप आउट लीडिंग टू वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक है, यानी कि प्रॉपर जो है वो पंप सही तरीके से जो है वो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास में जो है वो फ्लूइड का ओवरलोड हो जाएगा लंग्स के साइड में। ये हो गया हमारे पास में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक में क्या होगा दोस्तों, उसमें तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा, इसमें क्या होगा, पूरी तरीके से फैल ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब वहां पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 120 ml, यहां पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना आ जाएगा, कम हो जाएगा, 100 ml या 90 ml या 80 ml, वो पूरी तरीके से फैल ही नहीं पा रहा। सिस्टोलिक में तो क्या था दोस्तों, वो पूरा फैल गया लेकिन कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं कर पाया। डायस्टोलिक में क्या, वो डायस्टोल ही नहीं होगा, पूरे तरीके से जो है वो फैल ही नहीं पाएगा, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज नहीं होता। अब आपको क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता दोस्तों कि उसके अंदर तो 120 ml जो है वो ब्लड आ गया, सही तरीके से फैल तो गया, तो नीचे 120 ml है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज आ गया। 120 ml में से इसने 40% ही किया, मैं प्रीवियस की ले रहा हूं, उसको वापस जो है वो क्लीन कर दूंगा। जैसे 40 ml ही बाहर निकाला और 120 ml जो है वो इसके अंदर है, ठीक है, ये लो 40 ml जो है बाहर निकाला और 120 ml जो है वो इसके अंदर है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कितना आ गया दोस्तों, 30% आ गया, राइट। कितना आ गया दोस्तों, 30% आ गया। लेकिन डायस्टोलिक में क्या होगा दोस्तों, डायस्टोलिक में ये डायस्टोल मतलब 120 ml ही ज्यादा नहीं आएगा, ये कितना आएगा दोस्तों, ये मान के चलिए 80 ml इसके अंदर भरा, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से फैल ही नहीं पा रहा और इसने जो है वो कॉन्ट्रैक्शन किया। अब 40 में 80 में से जो है वो 40 ml बाहर निकाल दिया, तो इजेक्शन फ्रैक्शन तो 50% आ गया ना। हार्ट फेलियर है लेकिन इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल रहता है। तो समझ में आया क्यों, क्योंकि ब्लड ही कम है तो कम में से कम निकालेगा तो परसेंटेज तो उतना बढ़ ही जाएगा ना। तो वो सारी चीजें, वहां तो देखो 40 ml ब्लड बाहर निकाल रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, लेकिन वहां पे डायस्टोल सही तरीके से, इसलिए 120 ml ब्लड जो है वो इसके अंदर फिल हुआ, तो उसमें से जो है वो इतना सारी चीजें निकाली। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, इसमें हमारे पास में डायस्टोलिक प्रॉब्लम है, यानी कि ये सही तरीके से जो है वो रिलैक्स ही नहीं हो रहा, इसके अंदर सिर्फ 80 ml ब्लड आया, इसके अंदर जो है वो सिर्फ 80 ml आया। अब 80 ml में से 40 आया तो इजेक्शन फ्रैक्शन तो 50% आ गया ना, ठीक है। तो इसके अंदर हार्ट फेलियर होता है लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इजेक्शन हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि हार्ट फेलियर होता है लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल रहता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम स्टिफ, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो स्टिफ हो जाता है और वो प्रॉपर डज नॉट रिलैक्स प्रॉपरली, प्रॉपर जो है वो रिलैक्स ही जो है वो नहीं हो पाता, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इजेक्शन फ्रैक्शन इज नॉर्मल, देखा इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल रहेगा या नियरली जो है वो नॉर्मल रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 50%, बट हार्ट कैन नॉट फिल विथ इनफ ब्लड, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा लेकिन हार्ट फेलियर होगा क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो फैल ही नहीं पा रहा। ये हो गया हमारे पास में डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। समझ में आया, हमने सबसे पहले साइडेड के अकॉर्डिंग जो है वो हार्ट फेलियर पढ़ा था, उसमें हमने पहला लिया था दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में हमने दोनों ले लिए, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब एग्जाम में कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, देन उसके बाद में जो है वो किसके अंदर जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा, हार्ट फेलियर रहेगा लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन किसके अंदर नॉर्मल रहेगा, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर रहेगा। क्यों रहेगा वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया था। कंसेप्ट क्लियर हुआ या पढ़ने में मजा आया तो कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर इन द सेंस कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है वहां पे जो है वो हार्ट फेलियर होगा। अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे ये हमारे पास में जो है वो हार्ट आ गया और ये इसके जो है वो 4 चेंबर आ गए, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, राइट साइडेड में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही है। अब राइट साइडेड में प्रॉब्लम्स आ रही है तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो है वो ब्लड भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ब्लड भरा रहेगा तो सारा का सारा ब्लड जो है वो पीछे की साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। और वो एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे असाइटिस, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, देन एडिमा, ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ो, किसी भी चीज को जो है वो रटो मत, ठीक है।
द राइट वेंट्रिकल इज अनेबल टू पंप, और मैंने ये भी चीज बताई थी आपको कि हार्ट फेलियर में 95% मेजर रोल जो है वेंट्रिकल ही करेगा। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल मेजर रोल प्ले करेगा, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो राइट वेंट्रिकल जो है मेजर रोल प्ले करेगा। तो देखो, द राइट वेंट्रिकल इज अनेबल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली टू द लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर जो हो प्रॉपर ब्लड ही नहीं भेज पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो हो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके अंदर क्या होगा दोस्तों, सिस्टेमिक कंजेशन हो रहा था। उसमें तो क्या हो रहा था दोस्तों, पल्मोनिक कंजेशन हो रहा था, ठीक है। ब्लड जो हो सारा का सारा लंग्स में पड़ा रहा था, क्यों, क्योंकि लंग्स से ही तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा जो हो लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो सारा का सारा ब्लड जो हो लंग्स में आया, यानी कि पल्मोनिक कंजेशन होता है, जिसमें हमारे पास में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कंजेशन, फ्रोथी, स्पुटम, डिस्निया, टेकिपीनिया, ये सारी चीजें हो रही थी। इसमें क्या होगा दोस्तों, सारा का सारा एक्यूमुलेशन जो है वो बॉडी में रहेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सिस्टेमिक कंजेशन रहेगा, जिसकी वजह से क्या क्या होगा दोस्तों। कोजेज की बात करें तो पहला कोजेज आता है हमारे पास में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर लेफ्ट, ये भी चीज ध्यान रखना, अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उस पर्सन को राइट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को सिर्फ राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो जरूरी नहीं है कि उसमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। तो इसे रिपीट कराऊं, अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो राइट वाला जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिक राइट वाला जो है वो हो जाता है। देन क्रोनिक लंग डिजीज, अगर क्रोनिक लंग डिजीज है लाइक सीओपीडी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो ये सारी जो है वो कोजेज होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो मैंने आपको कहा था क्या क्या, स्वेलिंग इन लेग्स, एडिमा, एंकल एंड एब्डोमल, यानी कि पेरिफेरल एडिमा जो है वो देखने को मिलेगा। देन इनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन, स्प्लीन और लार्ज जो है वो इनलार्ज होगा, जिसको हम बोलते हैं हिपेटोस्प्लेनोमेगाली, ठीक है। हिपेटोस्प्लेनोमेगाली मतलब, हिपेटोमेगाली मतलब लीवर का इनलार्जमेंट, स्प्लेनोमेगाली इन द सेंस स्प्लीन का इनलार्जमेंट, और स्प्लीन और लीवर दोनों का इनलार्जमेंट, दैट इज कॉल्ड हिपेटोस्प्लेनोमेगाली, राइट। नेक्स्ट आता है डिस्टेंडेड नेक वेन, यानी कि जुगुलर वेन का जो है वो डिस्टेंशन हो जाएगा, ये जुगुलर वेन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा प्रेशर जो है वो कहां पे जा रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। वेट गेन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्लूइड का जो है वो रिटेंशन हो गया, सारा फ्लूइड पीछे जो है वो जमा है, तो वेट गेन जो है वो होगा ही होगा। अब देखो चार्ट के माध्यम से मैं आपको सारी जो है वो चीजें क्लियर करवा देता हूं, और फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं, दोनों का ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर देखे थे, उसके बाद हमने राइट साइडेड हार्ट फेलियर देखा था, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली जो हो किसकी वजह से होता है, कोज हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या वेस्कुलर डिजीज की वजह से जो हो वो होता है। ये जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, कौन कौन सी, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, और सेकंड आता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। देखो हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप, कौन कौन सा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है, यानी कि हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और मैंने आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा दिया, इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे रिड्यूस हो सकता है वो सारी चीजें। नेक्स्ट डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जो हार्ट फेलियर होगा विथ प्रिजर्व वेंट्रिकल फंक्शन, यानी कि हमारे पास में इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो लगभग नॉर्मल रहेगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में राइट साइडेड, इसमें हमारे पास में कैन कोज बाय लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर या एमआई, इसकी वजह से जो है वो हो सकता है। इसके अंदर जो है वो राइट वेंट्रिकल जो हो प्रॉपर जो है वो फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लंग्स में अंदर जो है वो हमारे पास में क्या नहीं जाता दोस्तों, प्रॉपर ब्लड जो है वो नहीं जाएगा। अब देखो सिम्टम्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो है वो सिम्टम्स ही पूछे जाते हैं। सिम्टम्स में मैंने बताया था लेफ्ट साइडेड वाले में आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, रेस्पिरेटरी लंग्स से रिलेटेड जो है वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेगी, जैसे पल्मोनरी कंजेशन, कफ, क्रैकल, पिंक टिंग्ड स्पुटम, टेकिपीनिया, टेकिकार्डिया, फटिग, साइनोसिस, एक्सटर्नल डिस्निया, फ्रोथी स्पुटम, ये सारी की सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी वो मैंने आपको रीजन बता दिया था। और राइट साइड हार्ट फेलियर क्या होगा, सारा फ्लूइड का जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा, असाइटिस, इनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन, दैट इज कॉल्ड हिपेटोस्प्लेनोमेगाली, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, वेट गेन होगा क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इंक्रीज पेरिफेरल वेनस प्रेशर वो देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें जो हमें राइट साइड में देखने को मिलेगी। सारी चीजों का कंसेप्ट जो हो मैंने आपको बता दिया था। यह हो गया हमारे पास में बेस्ड ऑन साइड के आधार पे, कौन सी साइड के आधार पे, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड। लेफ्ट साइडेड के फिर दो क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर।
ये हो गया हमारे पास में साइड के आधार पे। अब आप कहोगे सर साइड इतना बड़ा है तो आगे कितना आएगा? जी नहीं दोस्तों, आगे बहुत छोटे छोटे हैं, आगे क्या सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब आ जाता है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेशन। ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस के आधार पे जो है वो हार्ट फेलियर कितने तरीके का होता है? तो ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस के आधार पे हार्ट फेलियर जो है वो सिर्फ दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक्यूट हार्ट फेलियर एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में जो है वो इसका टाइप ही है, आगे बहुत इजी जो है वो चीजें आने वाली है, ठीक है। एक्यूट हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर क्या होता है दोस्तों? सडनली होता है, कुछ समय के लिए होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट का जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सडन ऑनसेट रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इसमें जो हो हमें एक्यूट हार्ट फेलियर जो है वो देखने को मिलेगा। सेकेंड आता है कैन कोज्ड बाय हार्ट अटैक, ठीक है। किसकी वजह से होता है? क्या क्या कोज हो सकते हैं? हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से, सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से, या वाल्व डिसऑर्डर की वजह से जो है वो एक्यूट हार्ट फेलियर हमें देखने को मिलेगा। सडनली होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना इमरजेंसी, सबसे ज्यादा इमरजेंसी जो है वो एक्यूट ही होता है। क्रोनिक में तो क्या धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो हैबिचुअल हो जाती है और कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो चालू हो जाती है, लेकिन एक्यूट में जो है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म चालू नहीं होती है। सडनली जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों? अटैक आता है, तो इसमें हमारे पास में जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और सबसे ज्यादा डेथ भी जो है हमारे पास में एक्यूट स्टेज में ही होती है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास में क्रोनिक हार्ट फेलियर। क्रोनिक हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट फेलियर धीरे धीरे जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डेवलप हो रहा है, developed gradually over the time due to condition like hypertension, diabetes, coronary artery disease, इसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे जो है वो होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोजेज ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के जो है वो कौन कौन से जो है वो कोजेज होते हैं, अब देखो वन बाय वन करके जो है डिस्कस करते हैं। कोजेज बेसिकली क्या होता है दोस्तों? एक इसको जो है वो सब चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। एक तो क्या होता है, हार्ट का काम क्या है दोस्तों? पंप करना। तो या तो उसकी वाल में प्रॉब्लम आ जाए, अब उसकी वाल में प्रॉब्लम क्या हो जाती है? कार्डियोमायोपैथी हो जाए, यानी कि वाल जो है वो सही तरीके से काम ही नहीं करे, उसकी जो लेयर है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये तीन लेयर होती है, तो उन्हीं तीन लेयर में कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से उनको कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, मान लीजिए उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा या हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो इसकी वजह से। तीसरा क्या हो जाएगा? वाल्व में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, वाल भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, वाल की बात करूं, WAL, वाल सही तरीके से काम कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई भी तरीके से हो रही है, लेकिन जो वाल्व है, ठीक है, जैसे अरोटिक वाल है या पल्मोनिक वाल है, इनमें जो है वो प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि अट्रेसिया हो जाए या नेरोइंग हो जाए या ब्लॉकेज आ जाए, तो उनको पंप करने में बड़ी दिक्कत आती है, या पंप सही तरीके से कर रहे हैं, सही प्रेशर लगा रहे हैं, सही ब्लड सप्लाई उनके अंदर है, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं है। तो ये रीजन होते हैं हमारे पास में बेसिकली हार्ट फेलियर के, तो रटना नहीं है। पहला आ जाता है हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होगा? ये हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर जो है वो प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके अंदर जो है वो थ्रोम्बस बन जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि थ्रोम्बस बन जाएगा तो ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई तो जो मायोकार्डियल लेयर जो है वो काम कर रही है, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेगी तो सही तरीके से काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो क्या हो गया? हार्ट फेलियर हो गया। वेरी गुड। ब्लॉक्ड आर्टरी रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, यानी कि आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और हार्ट जो है प्रॉब्लम करेगा। एक एक शब्द मेरे को दोस्तों इसमें हटाने में इतनी दिक्कत आती है, इतनी दिक्कत आती है कि आप मान से नहीं सकते हो, ठीक है। हर एक लाइन को जो है वो बिल्कुल छोटे से छोटे कंसाइज मैटर में जो है वो करना होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि 2 घंटे की क्लास या 3 घंटे की क्लास को जो हम 1 घंटे के अंदर जो है वो फिनिश करते हैं, आधे घंटे के अंदर करते हैं। यही तो हमारे पास में जो है वो बुलेट सीरीज है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों हाइपरटेंशन। ऑफकोर्स हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा। अब ज्यादा कोई चीज मशीन है, मान लीजिए एक तो 2 घंटे काम करिए, एक 24 घंटे काम करिए, तो लोड उस पर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर होगा जिसकी वजह से इंक्रीज हार्ट वर्कलोड लीडिंग टू मसल्स थिकनिंग एंड वीकनेस। अब उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो सारी चीजें जो है वो रिड्यूस होगी। नेक्स्ट आता हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या हो गया दोस्तों? मायोकार्डियल इंफार्क्शन को कहते हैं हार्ट अटैक। रिड्यूस ब्लड सप्लाई होगी, रिड्यूस ब्लड सप्लाई होगी तो वहां पे हमारे पास में जो हार्ट की मसल्स है, ठीक है, उसको जो है वो हमारे पास में क्या होगा? धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो डैमेज हार्ट टिश्यू को जो है वो क्या कहते हैं दोस्तों? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इंफार्क्शन वही कंडीशन होती है, पहले होता है हाइपोक्सिया यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, देन उसके बाद में आता है हमारे पास में दोस्तों
टिश्यू में हाइपोक्सिया, टिश्यू में ऑक्सीजन की जो है वो कमी, हाइपोक्सीमिया होता है हमारे पास में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया होता है टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी। अब टिश्यू में हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो धीरे धीरे वो सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएगी, धीरे धीरे सेल्स जो है वो डेथ करना हो जाएगी। अब उसके बाद में एक कंडीशन आती है कि धीरे धीरे जो है वो सेल्स डेथ करना चल जाती है। अगर उस कंडीशन में हमने जो है वो उसको ऑक्सीजन दे दी तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उस कंडीशन में जो है वो ऑक्सीजन नहीं दी गई है तो वो धीरे धीरे जो है वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज हो जाएगी तो हमारे पास में अगर इन्फार्क्शन कंडीशन में हमने ऑक्सीजन दे दी तब तक तो ठीक है, अदरवाइज अगर इन्फार्क्शन की कंडीशन भी आगे चलेगी तो फिर वो गैंग्रीन वाली कंडीशन रहेगी, और गैंग्रीन होता है कंप्लीट सेल डेथ। उसके बाद गैंग्रीन होने के बाद आप चाहे उस सेल को जो है वो ऑक्सीजन के चैम्बर में रख दो, वो कभी भी वापस जिंदा जो है वो नहीं होगी, उसको वहां से हटाना ही पड़ता है, तो होता है गैंग्रीन। तो इन्फार्क्शन कंडीशन होती है कि जब सेल्स मरने वाली होती है, डैमेज होने वाली होती है, वो होती है इन्फार्क्शन कंडीशन, और ये बेसिकली होती है हमारे पास में डिक्रीज टिश्यू वाटर, डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से, ठीक है। तो डैमेज हार्ट टिश्यू रिड्यूसिंग पंपिंग द एबिलिटी। अब देखो डैमेज हार्ट टिश्यू हो जाएगा तो वो सही तरीके से पंप नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट आता वल्वल हार्ट डिजीज। वल्वल हार्ट डिजीज का मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन भी सही तरीके से है, ब्लड सप्लाई भी सही तरीके से है, लेकिन ब्लड फ्लो जो है वो डिफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि जो वाल्व है वो प्रॉब्लम करें, चाहे अरोटिक वाल्व हो चाहे पल्मोनिक वाल्व हो, ठीक है। जैसे अरोटिक स्टेनोसिस हो गया, अरोटा वाल्व जो है वो छोटा हो गया, अब अरोटा इतनी बड़ी होती है जिसमें से ब्लड जाएगा, अब वो इतनी सी रह गई है तो ब्लड जो है वो पंप करने में बड़ी जो है वो दिक्कत आएगी। ये क्या होता है? फॉल्टी हार्ट वाल्व अफेक्ट ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज स्ट्रेन इन द हार्ट। नेक्स्ट आता है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी की ऑलरेडी जो है वो हमने ब्लड सीरीज के अंदर क्लास ले रखी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसके अंदर जो है बेसिकली क्या होता है कि हार्ट वाल्व जो है वो सही तरीके से पंप ही नहीं कर पाती है, जैसे डायलेटेड हाइपरट्रोफी एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। जन्मजाति जो है वो हमारे पास में हार्ट में जो है वो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती है। अभी 3 दिन पहले जो है वो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ था हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है। जन्मजात जो है वो ऐसी कोई डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से जो है हमारे पास में हार्ट के अंदर जो है या हार्ट फेलियर हो सकता है। स्ट्रक्चरल हार्ट एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बर्थ से होता है। नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। बट डायबिटीज मेलाइटस क्या करता है दोस्तों? हमारे पास में इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन। डायबिटीज होगा तो हाइपरटेंशन होने की संभावना जो है बढ़ जाती है, एंड हार्ट डिजीज होने की संभावना भी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्रोनिक लंग डिजीज लाइक सीओपीडी या पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर लंग्स में प्रॉब्लम्स आ गई, सीओपीडी या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? कैन लीड राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है, या हार्ट फेलियर की वजह से जो है वो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एरिथमिया। एरिथमिया क्या होता है दोस्तों? इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ये दोनों ही जो है वो एरिथमियाज होता है। एरिथमियाज की भी हम जो है वो ब्लड सीरीज के अंदर जो है वो क्लास लेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो इरेगुलर हार्ट बीट होती है जिसकी वजह से क्या होता है? रिड्यूस हार्ट एफिशिएंसी एंड इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। एक तो क्या होता है कि हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा तो उसको ही जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन की जो है वो जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर जो है वो हो सकता है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन। मान लीजिए कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया, मायोकार्डिटाइटिस हो गया, एंडोकार्डिटाइटिस हो गया, पेरिकार्डिटाइटिस हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट सही तरीके से जो है वो वर्क ही नहीं कर पा रहा। मायोकार्डिटाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन हो तो मायोकार्डियम, अब मायोकार्डियल लेयर के अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो गया तो मायोकार्डियल लेयर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएगा, और हार्ट टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लियर है? कोई चीज रटने की नहीं है, सारी चीज एक दूसरे से जो है वो जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के जो है वो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये इसको इतना समझने के बाद जो है वो आपको इसमें कोई चीज की दिक्कत आएगी। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो सिम्टम्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक पढ़ेंगे हम कॉमन सिम्टम्स और एक पढ़ेंगे हम सीवियर सिम्टम्स, ठीक है, दोनों को 1 बाय 1 करके जो है वो ले लेते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर क्या होगा? कॉमन सिम्टम्स में क्या आएगा? अगर हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगा तो पहली चीज हो जाएगी हमारे पास में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि डिस्निया जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सही तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन भी जो हो सही तरीके से नहीं कर पा रही है, तो डिस्निया जो है वो देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली ड्यूरिंग द एक्सक्रेशन एंड लीडिंग डाउन, यानी कि
ऑर्थोपीनिया जो है वो देखने को मिलेगा। अब ऑर्थोपीनिया क्या होता है, इसको भी जो है ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑर्थोपीनिया हो गया अगर क्लाइंट जो है वो सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसको रेस्पिरेटरी में जो है बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन वो जैसे लीनिंग फॉरवर्ड हो जाता है और फिर सांस लेता है, फिर उसको जो है वो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ऑर्थोपीनिया, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फटीग एंड वीकनेस। ऑफ कोर्स फटीग एंड वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि हार्ट सही तरीके से पंप नहीं करा। हार्ट सही तरीके से पंप नहीं करा तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। अब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो आपको पता है कि पर्सन जो है वो फटीग ही फील करेगा। ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई और टू द मसल्स को जो है वो इनएडिक्वेट सप्लाई होगी तो क्लाइंट जो है वो क्या फील करेगा दोस्तों, फटीग फील करेगा। नेक्स्ट स्वेलिंग एंड एडिमा। ऑफ कोर्स स्वेलिंग क्यों होगी, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ये दोनों के मैं कॉमन बता रहा हूं, ठीक है ना, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड के, इसलिए दोनों साइन सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। स्वेलिंग क्यों होगी, मैंने बताया था राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो सारा का सारा फ्लूइड जो हो बैक साइड में जो है वो जमा हो जाएगा, और बैक साइड क्या है, इंफीरियर वेना क्या हुआ और सुपीरियर वेना क्या हुआ, तो इसकी वजह से होगा तो हमारे पास में पेरिफेरल एडिमा जो है वो देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और इन द लेग फीट एब्डोमेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। नेक्स्ट आ जाता है परसिस्टेंट कफ या विजिंग साउंड, ये हमें लेफ्ट साइडेड के अंदर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि फ्लूइड एक्युमुलेशन कहां पे हो रहा है दोस्तों, लंग्स के अंदर हो रहा है। तो देखो कॉज्ड बाय फ्लूइड बिल्डअप इन द लंग्स, किसी चीज को रटना नहीं है, सारी चीज जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट। रैपिड या अरेगुलर हार्ट बीट जो है वो क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों जब ब्लड सप्लाई हमारे पास में सभी टिश्यू के अंदर जो है वो प्रॉपर नहीं है तो वो हमारे पास में इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे पास में मेंडुला ओब्लांगेटा को, जहां पे कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहां प्रेजेंट होता है दोस्तों, मेंडुला ओब्लांगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करेगा दोस्तों, हमारे पास में जो हार्ट को बोलेगा कि जल्दी पंप करो, नीचे की साइड में ऑक्सीजन जो है वो नहीं है, तो ज्यादा जो है वो हार्ट बीट करवाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पैल्पिटेशन। एक होता है पैल्पेशन, पैल्पेशन जो है फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड से किसी भी चीज को टच करके पैल्पेट करके कि हार्ड है या सॉफ्ट है ऐसे करके देखते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पैल्पेशन। और पैल्पिटेशन होता है हार्ट बीट इतनी लाउडर हो जाती है कि हम बैठे बैठे हमारी हार्ट बीट जो है बिना स्टेथोस्कोप के भी हम सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पैल्पिटेशन। कहते हैं ना कि मैं तेरी धड़कनों को जो है वो सुन सकता हूं, तो वो पैल्पिटेशन ही होता है, ठीक है। या फिर जो हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। एंड सडनली वेट गेन, सडनली वेट गेन क्यों मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा फ्लूइड जो है वहां पे रिटेंशन हो रहा है, तो ये हो गया हमारे पास में ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। रटोगे नहीं, समझोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों सीवियर सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसको हम इमरजेंसी साइन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये बेसिकली जो है वो किसमें देखने को मिलेगा, ये एक्यूट हार्ट फेलियर में जो है वो देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी, ठीक है ना, रेस्ट के टाइम पे भी जो है वो सीवियर जो है वो ब्रेथलेसनेस होगा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, सीवियर जो है वो डिस्निया होगा। बेसिकली डिस्निया जो है वो कब होता है, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं या कुछ वर्क करते हैं तो हमें जो है वो अगर डिस्निया होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठे बैठे भी अगर डिस्निया हो रहा है इन द सेंस वहां पे सीवियर सिम्टम्स है। नेक्स्ट पिंक या फ्रोथी स्पुटम, ठीक है, जो किसको इंडिकेटेड करता है दोस्तों, पल्मोनरी एडिमा को करता है, और ये बेसिकली जो है वो किसमें होता है दोस्तों, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जो है वो देखने को मिलता है। अब पिंक यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो ब्लड का जो है वो डैमेज है या ब्लड जो है वहां पे लीकेज, और फ्रोथी स्पुटम ये आपको देखने को मिलेगा। पल्मोनरी एडिमा है तो पल्मोनरी एडिमा जो है वो डेंजर साइन होता है। नेक्स्ट कंफ्यूजन, डिजीनेस एंड फेंटिंग ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल। अब देखो ऑक्सीजन लेवल कम है तो ऑक्सीजन लेवल अगर हमारे पास में बाकी टिश्यू में कम है तो हम फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल जो है वो एक्सट्रीमिटीज में कम है तो हम काम करने में थोड़ा लेजी हो जाएंगे कि काम हमसे ढंग से जो है वो नहीं होगा। लेकिन जो वाइटल्स ऑर्गन है लाइक लीवर, लाइक लंग्स या ब्रेन, ये सारे वाइटल ऑर्गन है, अगर उनको जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अब देखो ब्लड को हमारे पास में जो हो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कंफ्यूजन होगा, डिजीनेस होगी एंड फेंटिंग अटैक आएंगे। क्यों, क्योंकि लो ऑक्सीजन लेवल जो है वहां पे है, तो ये हमारे पास में जो है वो सीवियर सिम्टम्स है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के जो है वो क्या क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं, तो पहला तो हम लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरे डायग्नोसिस हम लेंगे दोस्तों डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो वन बाय वन करके जो हम पढ़ते हैं।
फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे दोस्तों, ऑफ कोर्स फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जो है वो जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखेंगे, और जुगुलर वेन डिस्टेंशन किस में देखने को मिलेगा दोस्तों, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेगा। एंड क्रैकल साउंड, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चौथी स्टेप आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ऑस्कल्टेशन। पहला आता है हमारे पास में इंस्पेक्शन, सेकंड परकशन, थर्ड पैल्पेशन और फोर्थ हमारे पास में ऑस्कल्टेशन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहला हम चेकिंग द जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखेंगे, जुगुलर वेन जो हो फुली देखने को मिलेगी और ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेगी। सेकंड क्रैकल साउंड जो हो सुनाई देंगे, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जो हो वो क्रैकल साउंड जो हो हमें सुनाई देंगे, वो हम ऑस्कल्टेशन के द्वारा जो है वो सुन सकते हैं। लिसनिंग फॉर द लंग क्रैकल्स फ्लूइड इन द लंग्स। नेक्स्ट आ जाता है चेकिंग फॉर लेग स्वेलिंग, राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो स्वेलिंग होगी, वेट गेन होगा एंड इनलार्ज जो हो वो लीवर होगा। हम पैल्पेट करके देखेंगे तो लीवर जो हो हमें इनलार्ज मिलेगा। ये होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा जो हम पता लगा सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट दैट इज कॉल्ड इको। इको जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास में हार्ट फेलियर के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, मेजर इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो हम इको के द्वारा ही जो है वो चेक करते हैं। और आपको पता है इजेक्शन फ्रैक्शन ही जो है वो इंडिकेटर होता है किसका दोस्तों, हार्ट फेलियर का। तो मेजर्स इजेक्शन फ्रैक्शन एंड हार्ट मसल्स फंक्शन, हार्ट मसल्स के जो है वो फंक्शन को हम मेजर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी या ईकेजी, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट अरिथमिया एंड प्रीवियस हार्ट अटैक, प्रीवियस हार्ट अटैक और अरिथमिया को जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट बीट जो है वो आराम से हम जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे में क्या होगा, लंग कंजेशन एंड हार्ट इनलार्जमेंट जो हो हमें देखने को मिल जाएगा। लंग्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ आता है तो लंग कंजेशन जो है हम एक्सरे के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, या हार्ट का अगर इनलार्जमेंट हो गया है, हार्ट अपने साइज में बढ़ गया, वो भी हमें एक्सरे के द्वारा जो है वो आसानी से देखने को मिल जाएगा। फोर्थ हम करेंगे ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बीएनपी, ब्रेन न्यूरेटिक पेप्टिडेज। एक होता है एएनपी, ठीक है, वो होता है एट्रियल न्यूट्रिटिक पेप्टिडेज। वो हम जो है वो हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है, जब हार्ट वाल स्ट्रेच होती है उसमें देखने को मिलता है। और ब्रेन न्यूरेटिक पेप्टिडेज जो है वो किस में देखने को मिलता है दोस्तों, हार्ट फेलियर में देखने को मिलेगा। एलिवेटेड बीएनपी वो किसको इंडिकेट करता है दोस्तों, हार्ट फेलियर को। लेफ्ट वेंट्रिकल या इनमें जब ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन आता है तो उसमें हमें जो है वो बीएनपी बढ़ा हुआ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेन न्यूरेटिक पेप्टिडेज। एएनपी और बीएनपी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बीएनपी हो गया दोस्तों ब्रेन न्यूरेटिक पेप्टिडेज, और एक हो गया हमारे पास में एएनपी, दैट इज कॉल्ड एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टिडेज। ये जो है वो ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्रोपोनिन टेस्ट। ट्रोपोनिन टेस्ट किसमें करते हैं दोस्तों, एमआई में, हार्ट अटैक में, चेक फॉर हार्ट अटैक। आपको पता है कि जैसे हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले हमारे पास में एक एंजाइम रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन, ठीक है। तो उसको हम ट्रोप्टी के माध्यम से जो है वो चेक कर सकते हैं। आजकल तो जो है बिल्कुल एक जैसे हमारे पास में यूपीटी किट आता है वैसे ही जो है वो किट आती है, इसके अंदर जो है हमारे पास में वही इंडिकेटर आते हैं CNT, और यहाँ पे जो है ब्लड डाला जाता है। और यहाँ पे एक लाइन आ गया, इन द सेंस ये किट से ये दोनों लाइन आ गई, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे ट्रोप्टी जो है वो पॉजिटिव। इसको ट्रोप्टी टेस्ट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, एलिवेटेड हार्ट फंक्शन अंडर फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज करवा के जो है वो देखते हैं हार्ट फंक्शन को। लास्ट आ जाता है कार्डियक एमआरआई और सीटी स्कैन के द्वारा जो हम देख लेते हैं कि हार्ट कितना डायलेटेड है, कैसी पोजीशन में, ये सारी चीजें हम जो है वो देख लेंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला हम करेंगे इसका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, देन उसके बाद मेडिसिन, और लास्ट उसमें हमारे पास में जो है वो सर्जरी करेंगे। कुल मिला के 3 स्टेज में हम जो है वो हमारे पास में ट्रीटमेंट करेंगे किसका, हार्ट फेलियर का। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लो सोडियम डाइट। आपको पता ही है कि सोडियम जो है वो कम लेंगे तो एक तो हमारे पास में हार्ट बीट जो है वो कम होगी, दूसरा फ्लूइड का रिटेंशन भी जो है वो कम होगा, इसलिए सोडियम हमेशा कम लेना चाहिए, ठीक है। नमक का सेवन जो है वो कम करना चाहिए। तो लो सोडियम डाइट में क्या हो जाएगा कि हमारे पास में एक तो हार्ट रेट डिक्रीज होगी, क्योंकि सोडियम हार्ट रेट को भी जो है वो बढ़ाता है, तो एक तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, और सेकंड फ्लूइड का जो है वो रिटेंशन कम हो जाएगा, रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन। फ्लूइड जो है वो रुकेगा नहीं, रिटेंशन का मतलब होता है जमा हुआ ना, ठीक है। तो फ्लूइड जो है वो अंदर ही जमा जो है वो नहीं होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड आ जाता है रेगुलर एक्सरसाइज।
रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पास में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो प्रॉपर बनी हुई रहेगी। नेक्स्ट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल सीजेशन, यानी कि हम जो है वो अल्कोहल और स्मोकिंग को जो है वो अवॉइड करेंगे ताकि हार्ट डैमेज जो है वो ना हो। और लास्ट आ जाता है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस हम इनटेक ही जो है फ्लूइड का कम लेंगे ताकि हमारी बॉडी कम एब्जॉर्ब करेगी, और कम एब्जॉर्ब करेगी तो फ्लूइड हमारी बॉडी में जो है वो कम रहेगा। कम रहेगा तो हार्ट को जो है वो पंप करने के लिए ज्यादा चीज नहीं मिलेगी और वो जो है वो फेल होने से बच जाएगा। ठीक ठाक उसके पास वॉल्यूम है तो ठीक ठाक वो पंप जो है वो कर देता है। लिमिट स्वेलिंग एंड लंग कंजेशन, ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बी, दैट इज कॉल्ड मेडिकेशन, यानी कि मेडिकेशन के द्वारा जो हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो मेडिकेशन के द्वारा हम जो हो वो एन केन प्रकार बेसिकली हम क्या करते हैं कि उस फ्लूइड को जो हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो उस फ्लूइड को अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में फ्लूइड जब बाहर निकालेगा तो अंदर फ्लूइड कम रहेगा, फ्लूइड कम रहेगा तो हार्ट के ऊपर लोड कम रहेगा, हार्ट के ऊपर लोड कम रहेगा तो वो सही तरीके से जो है वो पंप करेगा। तो कुल मिला के हम जो हो बेसिकली क्या करते हैं, हाइपरटेंशन वाली जो भी ड्रग्स है, ठीक है, हाइपरटेंशन वाला जो ट्रीटमेंट है ना वो ही देते हैं। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना, हम बेसिकली हाइपरटेंशन वाला जो है वो ट्रीटमेंट देंगे इसके अंदर। क्लियर? तो वन बाय वन करके जो है वो चलते हैं। पहला आ गया हमारे पास में डायूरेटिक। अब डायूरेटिक को जो है वो वाटर पिल्स के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ध्यान रखना, वाटर पिल्स क्यों बोला, क्योंकि डायूरेटिक्स देने के बाद में जो है वो पेशाब बहुत ज्यादा आता है, यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, इसलिए उसको हम वाटर पिल्स के नाम से भी जो है वो जानते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूसामाइड, स्प्लेलेक्टोन, ठीक है, लेसिक्स आपने जो है वो सुना होगा। तो ये होता है डायूरेटिक। डायूरेटिक में आ गया हमारे पास में रिड्यूस फ्लूइड ओवरलोड। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लूइड है या हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी आपने देखा होगा तो उसमें हम डायूरेटिक जो है वो देते हैं। तो डायूरेटिक देने से क्या होगा कि फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा जो है बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल फ्रूसामाइड या स्प्लेलेक्टोन। सेकंड आता है एसीई इनहिबिटर, कैप्टापिल, एनाप्रिल, ये सारी चीजें आती है हमारे पास में। देन उसके बाद है एआरबीएस, ठीक है, एआरबीएस क्या होता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो है वो रिहेबिलिटेशन, ठीक है, वो आ गया। वो हमारे पास में बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ये हमारे पास में ब्लड प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करता है, ठीक है, ये क्या करता है हमारे पास में ब्लड प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करेगा, जैसे लेस्पिरोन, लेसार्टोन, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे पास में क्या आती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, ये ब्लड को जो है वो कम करती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास में बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है दोस्तों, हार्ट रेट को रिड्यूस करती है और उसके वर्कलोड को जो है वो कम करती है, जैसे मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, ये जिसके पीछे भी लोलोल आता है वो आती है हमारे पास में बीटा ब्लॉकर्स। ये होती है हमारे पास में दोस्तों स्लो हार्ट रेट को करती है एंड रिड्यूस वर्कलोड को जो है वो रिड्यूस करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट इन द सेंस कि जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन जो है हमारे पास में क्या करता है दोस्तों, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दर्शाता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दर्शाएगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ये सारी चीजें इंक्रीज होगी। तो उसके अंदर हम क्या देंगे दोस्तों, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे, यानी कि एल्डोस्टेरोन को जो है वो रिड्यूस करने वाला जो देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एल्डोस्टेरोन काम करता वो सारे के सारे जो है बंद हो जाएंगे। अब एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था दोस्तों, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कर रहा था, हार्ट रेट को जो है वो बढ़ा रहा था, अब ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी। इन द सेंस रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन, जिसको हम बोलते हैं स्पिरोलेक्टोन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में डिजोक्सिन। डिजोक्सिन क्या करती है दोस्तों, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी जो, यानी कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हमने देखा था, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो सिस्टोलिक जो हार्ट फेलियर था उसके अंदर हम क्या देते हैं दोस्तों, डिजोक्सिन देते हैं। तो अगर आपके पास में अगर इसके अंदर से भी पूछे कि डिजोक्सिन जो है वो किस में देते हैं, तो ये हम दोस्तों सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर देंगे। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर क्यों देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा, तो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर मेंटेन करवाने के लिए जो हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिजोक्सिन देंगे। डिजोक्सिन की क्लास भी जो हम एक दिन जो है वो अलग से इसमें लेंगे। ये क्या करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। बहुत सारे बच्चे को ये लगता है कि ये हार्ट रेट बढ़ाता है, जी नहीं दोस्तों, हार्ट रेट नहीं बढ़ाता है, ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इवन हार्ट रेट तो डिक्रीज करता है, हार्ट रेट डिक्रीज करता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज करता है। अब इस कंसेप्ट को समझो, बेसिकली क्या होता है कि हार्ट रेट जैसे मान लो ये इस तरीके से पंप कर रहा है और बहुत लूज तरीके से कर रहा है, ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज जरूर कर देगा, इसीलिए ये हमेशा डिजोक्सिन जो है वो
हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम में नहीं देना चाहिए और पीडियाट्रिक के अंदर 90 बीट्स पर मिनट से कम में नहीं देना चाहिए। लिख लीजिए, क्योंकि हर चीज जो है वो लिख के नहीं ला सकते हैं, इसलिए कम समय में हमें कोर्स भी पूरा करना है। तो एडल्ट के अंदर 60 हार्ट बीट से जो है वो अगर हार्ट रेट कम है तो डिजोक्सिन नहीं देते हैं, और अगर पीडियाट्रिक के अंदर 90 हार्ट बीट से अगर कम है तो हम डिजोक्सिन जो है वो नहीं देते, क्योंकि ये हार्ट बीट को जो है वो डिक्रीज करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट ऐसे पंप कर रहा है, डिजोक्सिन देते वो इस तरीके से करेगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को जो है वो इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में SGLT, काफी न्यूअर मेडिकेशन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, काफी आजकल जो है वो चलन में आ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड SGL2। ये क्या होता है दोस्तों, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेशन 2। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में न्यूअर ड्रग्स है, ये बेसिकली हार्ट फेलियर के अंदर जो है वो दी जाती है। जैसे हमारे पास में एम्फाग्लोजिन या डेफाग्लोजिन, आपने टेबलेट एनोकेना का नाम सुना होगा, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो यही है। ये क्या करती है दोस्तों, ये हमारे पास में सीरम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेशन 2 को जो है वो इनहिबिटर होते हैं, और ये न्यूअर ड्रग्स दी जाती है हार्ट ट्रीटमेंट के अंदर। देखो, न्यूअर ड्रग्स फॉर हार्ट ट्रीटमेंट, न्यूअर ड्रग्स आजकल जो है वो नई है, और ये बेसिकली जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना SGLT2 इनहिबिटर। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेशन 2 इनहिबिटर जो है वो दिया जाता, टेबलेट एनोकेना जो है वो इसका एग्जाम्पल है। लास्ट आ जाता हमारे पास में सर्जिकल और एडवांस ट्रीटमेंट। पहला हमने देखा था लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकेंड हमने देखा था मेडिकेशन, और लास्ट आ जाता है सर्जिकल एंड एडवांस ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेसमेकर एंड इम्प्लांटेबल कार्डियोवेटर। ठीक है, यानी कि पेसमेकर या कोई कार्डियोवेटर जो है वो हम इम्प्लांट कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास में जो है वो डिफिब्रिलेटर। ठीक है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवेटर, डिफिब्रिलेटर, ये क्या करते हैं, बेसिकली जो है वो हमारे हार्ट रेट को जो है वो रिदम को मेंटेन करते हैं। टू मेंटेन हार्ट रिदम, ऑलरेडी जो हो मैंने पेसमेकर बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जब हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर पाता तो उसकी रिदम को मेंटेन करने के लिए जो हम पेसमेकर और इम्प्लांटेबल कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर जो हो मेंटेन करते हैं, ताकि प्रॉपर रेट और रिदम जो है वो मेंटेन कर सके। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये भी मैंने आपको जो है वो एंजियोग्राफी के अंदर जो है बता दिया था। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव कर देते हैं, या इसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं, ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो हो मायोकार्डियल लेयर तक हो सके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, कहीं पे भी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि ये हमारे कोई भी हमारे पास में हार्ट है, अगर कहीं पे ब्लॉकेज ज्यादा हो गया तो दूसरी आर्टरी से उसको बाईपास जोड़ दिया, उसको हम बोलते हैं दोस्तों CABG। ठीक है, अगर इसी को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास जो है टाइम नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हार्ट वाल्व सर्जरी। हार्ट की जो है वो वाल्व की सर्जरी होती है, जिसमें हम जो वाल्व को जो है वो रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास में वाल्वोप्लास्टी आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्टेड डिवाइसेस। ठीक है, यानी कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो मैकेनिकल पंप आते हैं जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल की तरह जो है वर्क करते हैं, या लेफ्ट वेंट्रिकल अगर प्रॉपर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको असिस्ट करते हैं, उसके वर्कलोड को खुद ले लेते हैं और उसकी तरीके से जो है वो वर्क करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्टेड डिवाइसेस। ये मैकेनिकल पंप होते हैं एंड स्टेज हार्ट फेलियर के लिए। और लास्ट आ जाता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। अगर हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, कोई मेडिकेशन, कोई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड कोई सर्जरी नहीं बच रही है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों, हार्ट का जो है वो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, सीवियर कंडीशन में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, अरे भाई हार्ट ही फेलियर हो गया तो पल्मोनरी एडिमा, किडनी डैमेज, अरेथमिया, स्ट्रोक, लीवर डैमेज, डेथ, सब चीजें हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में हार्ट फेलियर के कॉम्प्लिकेशन। अब हार्ट कम सही तरीके से काम ही नहीं करेगा तो ये सारी चीजें होगी। तो पहला आ जाता है हमारे पास दोस्तों पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा क्यों होगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया तो सारा फ्लूइड जो है वो लंग्स में जाके जमा हो गया, लंग्स में जाके जमा हो गया तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन लंग्स में हो गया, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। और पल्मोनरी एडिमा जो है वो लीडिंग डेथ कोज करता है। क्यों, क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब जब इंसान को सांस ही नहीं आएगा तो मरेगा ही। ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लंग्स कोजेज सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट, किडनी डैमेज। किडनी डैमेज क्यों हो जाएगा दोस्तों, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सही तरीके से पंप ही नहीं करेगा तो ब्लड हमारे पास किडनी में नहीं जाएगा, और किडनी में ब्लड नहीं जा पाएगा तो वो प्योर किसको करेगा, और उसको
खुद के ऑक्सीजन भी जो है वो सही तरीके से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ब्लड ही उसके पास में नहीं जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया तो ब्लड जो है वो अरोटा के थ्रू उसके पास नहीं जाएगा। ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द किडनी, किडनी के अंदर जो है ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों किडनी डैमेज। नेक्स्ट अरिथमिया। अरिथमिया क्या होता है दोस्तों, यानी कि हार्ट सही तरीके से जो है वो पंप करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो सही तरीके से पंप नहीं कर पा रहा, तो सडनली जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अरिथमियाज। ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट में जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही हो, डिक्रीज वाले भी जो है वो अरिथमिया में अंदर जो है वो आते हैं। स्ट्रोक एंड ब्लड क्लॉट। ठीक है, यानी कि अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, अगर एडिमा है और ब्लड एक जगह जमा है, तो स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है और ब्लड क्लॉट जो है वो हो सकता है। अब ब्लड क्लॉट तो आपको पता ही है, ठीक है, और स्ट्रोक ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो बता दिया, यानी कि ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, जैसे हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी वो हो गया हार्ट अटैक, ऐसे ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी उसको हम बोलते हैं ब्रेन अटैक या सीवीए, और दूसरा नाम स्ट्रोक ऑलरेडी जो हो मैंने पढ़ाया हुआ है। अब वो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट बन जाएंगे, वो ब्लड क्लॉट मान लो ब्रेन में जाके जो है वो जमा हो गए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रोक हो जाएगा। ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन। लास्ट आ जाता है लीवर डैमेज। ऑफ कोर्स लीवर डैमेज क्यों होगा दोस्तों, कंजेस्टिव हिपेटोपैथी हो जाता है, जब सारा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो हमने भी देखा था स्प्लेनोमेगेली हो जाता है या हिपेटोमेगेली हो जाता है या हिपेटोस्प्लेनोमेगेली हो जाता है। स्प्लीन और जो है वो लीवर का दोनों का इंलार्जमेंट हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड जो है वहां पे बिल्डअप हो जाता है। ये हो गया हमारे पास में दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। लास्ट में आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। क्या प्रोग्नोसिस है और क्या प्रिवेंशन जो है वो हार्ट फेलियर के हैं। तो दोस्तों अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा एंड ट्रीटमेंट हो जाएगा तो सर्वाइवल रेट जो है वो अच्छी हो जाती है, और अगर रेगुलर फॉलोअप में वो क्लाइंट रहेगा, प्रॉपर मेडिकेशन लेगा, तो उसकी जो है वो प्रोग्रेशन जो है वो स्लो होगी और आगे कॉम्प्लिकेशन जो है वो डिक्रीज होगी। और सबसे मेन चीज कंट्रोलिंग रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर पे जो है वो कंट्रोल करना है। कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन को मेंटेन करना है, डायबिटीज को मेंटेन करना है, कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कंट्रोल में रखना है। ये क्या करेंगे, आगे हार्ट फेलियर को जो है वो बढ़ने से रोकेंगे। ये हो गया हमारे पास में प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, अर्ली डायग्नोसिस होगा, प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे तो सर्वाइवल रेट है, अदरवाइज तो राम नाम सत्य होना ही है। क्लियर। तो लास्ट में हमारे पास में आ जाता है दोस्तों कंक्लूजन। कंक्लूजन की बात करें तो हार्ट फेलियर इज ए सीरियस बट मैनेजेबल कंडीशन। बताया ना, हार्ट फेलियर सीरियस कंडीशन है, लेकिन फिर भी अगर सही तरीके से अगर मैनेज किया जाए तो ये मैनेजेबल है। अर्ली इंटरवेंशन, मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो, थेरेपी जो है वो इंप्रूव क्वालिटी लाइफ को जो है वो मेंटेन कर सकती है और रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन को जो है वो रिड्यूस कर सकती है। प्रॉपर पेशेंट एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग इज द की फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो इसका की मैनेजमेंट है। क्लियर है दोस्तों। आज की क्लास जरूर हमारे पास में थोड़ी बड़ी हुई है, लेकिन दोस्तों क्लास में मजा आया या नहीं आया, आपको जो चीजें आज तक समझ में नहीं आई, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, जो चीज समझ में नहीं आई, राइट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है, उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के दोनों हमने फिर टाइप पढ़े, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, किस तरीके से होता है, किसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, किसमें नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है तो क्यों होता है, ये सारी चीजें आपको कैसे लगी, राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स आपको कैसे लगे। अगर आपको ईमानदारी से क्लास में मजा आया तो दोस्तों कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। कमेंट से होता है कि जो मैंने मेहनत की है, वो मेहनत की, वो क्लास आपके लिए बनाई, वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। कमेंट से न पैसे मुझे मिलने वाले और न आपका कुछ जाने वाला। बहुत सारे बच्चे शर्म के मारे जो है वो कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कमेंट कीजिए। ठीक है, उससे हमें एक जो है वो, जैसे हमने कम्युनिकेशन देखा था, हमें एक पाथवे मिलता है, एक फीडबैक मिलता है कि मेरी क्लास जो बनाई हुई है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं कंटिन्यूस बुलेट सीरीज को जो है वो और इंप्रूव करके जो है वो आपके सामने लाएंगे। हो सकता है शाम की भी एक बुलेट सीरीज और आ जाए। ठीक है, जैसे सुबह 7 बजे आ रही है, शाम की बजे, तो कमेंट जो है वो कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करते रहिए। और भी कोई टॉपिक आपको समझना है वो आप बताइए। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि ड्रग कैलकुलेशन बताइए, मैं 100% पढ़ाऊंगा। जैसे ही मुझे एक सुटेबल क्लास मिलेगी तो मैं उसके अंदर बताऊंगा। तो तब तक के लिए जो है वो दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कमेंट कीजिए, थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आई है तो जरूर कीजिए, चाहे 2 शब्द लिखिए। ठीक है, थैंक यू।